नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जब से चुनाव संपन्न हुए हैं, हर दिन संसद में कुछ न कुछ होता है। संसद में राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन क्या राष्ट्रपति की कुर्सी उनसे कम पावरफुल है? ऐसा क्या है राष्ट्रपति के पद में जो बिना उनके संसद की कार्यवाही शुरू नहीं हो पाती है? जब भी कोई नया सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। जब भी कुछ नई लोकसभा का गठन होता है, राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं। उनके बिना श्री गणेशी नहीं हो पाता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या संवैधानिक भूमिका है और उनके अभिभाषण का क्या मतलब होता है, समझेंगे इस काम की बात के एपिसोड में। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। बात करें तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रमुख होते हैं, संविधान के संरक्षक होते हैं और इनकी जो भूमिका है वो यही है कि संविधान की रक्षा होती रहे। हम राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको पता है संसद का सत्र इनके बिना नहीं शुरू हो सकता। राष्ट्रपति क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, कार्यकारी शक्तियां इन्हीं में निहित होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है, तो वो प्रधानमंत्री में नहीं होती है, वो राष्ट्रपति में होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनको सलाह देती है और उस सलाह के मुताबिक ये कार्य करते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे सत्र शुरू हुआ, पहले संबोधन के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा हो रही है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित करने का प्रावधान किया गया है। यह संबोधन कब होगा? जैसे आम चुनाव हुए 2024 का जो ये आम चुनाव संपन्न हुआ, तो 2024 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति संबोधन दे रहे हैं। लेकिन चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव हुआ है लोकसभा का। चुनाव लोकसभा का हुआ है, तो चुनाव लोकसभा का हुआ तो ये संबोधन किसको देंगे? केवल लोकसभा को देंगे या किसी और को? तो लोकसभा को तो करेंगे ही संबोधित। लोकसभा के साथ साथ में ये राज्यसभा को भी संबोधित करने का काम करेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त सत्र होगा और उसको ये संबोधित करेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि राज्यसभा के लोग भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। राज्यसभा के लोगों का पार्टिसिपेशन है, तो संबोधन उनको भी जरूरी है। दूसरी बात एक और है, ये संबोधन और भी अवसरों पर होता है। जैसे हर एक साल का जो पहला सत्र होता है, सत्र की जब शुरुआत होती है, उस सत्र की शुरुआत में जो श्री गणेश है वो राष्ट्रपति ही करते हैं और दोनों सदनों को तब भी वो संबोधित करते हैं। यानी कि केवल लोकसभा को संबोधित नहीं करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा यानी उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, दोनों को संबोधित करने का ये काम करेंगे और ये अनुच्छेद 87 में वर्णित है। राष्ट्रपति महोदय जो ये काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि वही मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी शक्तियां उन्हीं में निहित हैं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही सरकारी नीतियों, यानी सरकार क्या करने जा रही है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका जिक्र होता है। आने वाले वर्ष की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद उनकी मदद करती है। तो मंत्रिपरिषद बताती है कि ये हमारी योजनाएं हैं, तो राष्ट्रपति महोदया या महोदय जो भी पद पे रहेंगे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति, तो वो भविष्य की योजनाएं बताएंगी। सरकार का क्या एजेंडा है, क्या उसका डायरेक्शन रहेगा, क्या उसका फ्रेमवर्क है काम करने का, ये पूरी जानकारी उनके अभिभाषण से हमको पता चल जाती है। अभिभाषण तैयार कौन करता है? अभिभाषण की तैयारी मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह तैयार किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। राष्ट्रपति को रबर स्टैंप भी कहा जाता है। तो वास्तविक अगर रूप में देखा जाए तो वास्तविक रूप में जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के पास है, लेकिन साइन किसका होगा? राष्ट्रपति का। संबोधित कौन करेगा? वो राष्ट्रपति महोदय या महोदया करेंगी। तो द्रौपदी मुर्मू जी को मंत्रिमंडल जो तैयार करके अभिभाषण देता है, वही वो वहां पर प्रेजेंट करती हैं, बोलती हैं। प्रस्तुति केवल वो करती हैं, बाकी बैक एंड में जो तैयारी होती है वो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। एक प्रश्न और है, क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है? यस, राष्ट्रपति संसद का अंग है। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है।
यानी कि जो संसद बनती है, पार्लियामेंट हमारी बनती है, वो संसद 3 भागों में आप बांट सकते हैं। उसमें सबसे शीर्ष पर यहां पर बैठे हैं राष्ट्रपति, और यहां पर फिर आप लोकसभा और फिर राज्यसभा। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसका ये अंग है। राष्ट्रपति विधेयकों को स्वीकृति अगर न दे तो विधायी प्रक्रिया पूरी ही ना हो, यानी विधायी प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप सोचिए कि राष्ट्रपति उनको क्यों कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है? इसीलिए सत्र बुलाने की जब बात आती है तो सत्र को आहूत करने का काम भी यही करते हैं, सत्र को स्थगित करने का काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन सत्र की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर संयुक्त सत्र होगा राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे, जिनका चुनाव हो चुका है, ओम बिरला जी करेंगे। राष्ट्रपति के और भी कार्य हैं, इनके राजनयिक कार्य भी होते हैं, इनकी सैन्य शक्तियां होती हैं, इनकी न्यायिक शक्तियां होती हैं। जब विदेशी राजदूत की बात आती है तो उनको मान्यता देने का कार्य यही करते हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जितने भी समझौते हैं, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही किए जाते हैं, इनके दस्तखत होते हैं। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, युद्ध और शांति की घोषणा यही करते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि सारे जितने भी हमारे पास बल हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, और चाहे वो नव सेना हो, हर एक के कमांडर चीफ जिसकी बात की जाती है वो राष्ट्रपति ही होते हैं। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति के पद की एक खास बात है कि इनके पास क्षमादान की शक्ति होती है, ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल कम तो कर सकते हैं सजा को, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति बहुत ही बड़ा पद है हमारे यहाँ, ये संवैधानिक प्रमुख तो है ही है, और ये दिखाता है कि राष्ट्र की एकता, एक व्यक्ति पूरे देश में एक व्यक्ति है जो सबसे प्रमुख है, यानी कि हमारा पूरा राष्ट्र जो है वो एक है। कार्यपालिका के ये प्रमुख होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये संसद के अंग होते हैं। और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये सशस्त्र बलों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, युद्ध होगा तो वहां युद्ध लड़ने राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च कमांडर वही है, चीफ वही है, ऑर्डर जो देना होगा वो दे सकते हैं। तो अभिभाषण का बड़ा महत्व होता है, अभिभाषण में सरकार का एजेंडा तो होता ही है, और राष्ट्रपति की क्या महत्ता है ये भी आपको पता चलती है। तो ये अभिभाषण रहा। फिर हम मिलेंगे काम के बाद के किसी अगले एपिसोड में, और हम आपके लिए ऐसे ही मुद्दे लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे मुद्दों से वाकिफ रहें, ऐसे मुद्दों से जुड़े रहें, जागरूक कैंडिडेट बने, जागरूक नागरिक बने, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।